या भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें आज हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हेडिंग डालिए, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मैंने आपको बताया था मोर देन 70% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 70% से ज्यादा संविधान तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिया गया है, लेकिन शेष संविधान को बनाने के लिए 70 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा गया, जांचा परखा गया, और जिन जिन संविधानों में या जिन जिन देशों के संविधानों में हमें जो जो प्रोविजंस या प्रावधान पसंद आए वो हमने वहां से अडॉप्ट कर लिए, और वही क्या कहलाए, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो कंट्री वाइज हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए ब्रिटेन। सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटेन। जी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटेन। सबसे पहले लिखिए ब्रिटेन, और वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कहां से लिए गए हैं, जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो भाई आप जानते हैं, सबसे पहली चीज लिखेंगे प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। हमारी नागरिकता के प्रावधान या प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। और हम सब जानते हैं हमारे देश में कैसी सिटीजनशिप चलती है। ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, या जिसे आप हिंदी में एकल नागरिकता कह सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। नागरिकता दो प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में चलती है, लेकिन भारत में, ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहने का मतलब हम सारे के सारे लोग भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हमारे माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, दोनों ने भारत में जन्म लिया है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप केरल में रहते हो, लेकिन आप हमेशा सिटीजन नागरिक कहां के कहलाएंगे, भारत के कहलाएंगे। और यदि आप भारत से बाहर जाकर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन अमेरिका में भाई उस देश की नागरिकता तो होती है। देश अमेरिका में जो लोग होते हैं वो अमेरिकी नागरिक तो होते हैं, लेकिन वो अमेरिका के जिस राज्य, जिस प्रांत, जिस स्टेट में रहते हैं वहां की उनके पास अलग से क्या होती है, नागरिकता होती है। दैट इज डुअल सिटीजनशिप, वो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो हमने सिटीजनशिप जो ली है, नागरिकता जो ली है, वो सिंगल सिटीजनशिप है, वो एकल नागरिकता है, जिसके प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे जिसका प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से, जिसका प्रावधान ब्रिटेन से किया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रोविजन लिखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में लिखिए सरकार की संसदीय प्रणाली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली। तो सरकार की संसदीय जो प्रणाली है वो भी हमने कहां से अडॉप्ट की है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्या मतलब है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से भारत में भी पार्लियामेंट होता है। वहां पर उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन यहां पर उसे संसद कहा जाता है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह हमारी संसद में भी दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स, लोकसभा और राज्यसभा। यार ये क्या कह रहा है, अरे प्रभात क्या दिक्कत हो गई भाई, क्या दिक्कत है, तो मेरे को पढ़ाने देगा या नहीं पढ़ाने देगा, ये बताइए। क्या डाउट है आपका, यहाँ पे डाउट लिखकर भेजो। ठीक है, फालतू की बकवास मत लिखकर भेजो, जो डाउट है एग्जैक्टली वो यहाँ पर लिखकर भेजो। प्लीज डाउट बताओ, प्लीज डाउट बताओ। अभी गधे, तो मुझे डाउट दिखाई देगा तभी तो मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे डाउट लिखकर भेज। तूने पढ़ाना मुश्किल कर दिया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या, इसमें तेरे को महारत हासिल है, पहले से ही बता। सबसे पहले तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, क्या तेरे को मैंने नहीं लिखवाया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ये क्या डाउट है। क्लास अटेंड करी है तूने क्लास अटेंड करी है,
कल की क्लास अटेंड करी है तूने? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? अरे हद हो गई, संविधान सभा के अध्यक्ष लिखा ही नहीं है मैंने आपको नहीं बताया कि जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। क्या मैंने नहीं लिखवाया? सर बुक में राजेंद्र प्रसाद है। तो गधे, मैंने भी तो राजेंद्र प्रसाद ही लिखवाया है। और मैंने क्या लिखवाया है ये बता? मैंने संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी को लिखवाया है। मैंने इसके अलावा क्या लिखवाया बता? सर आपने जेबी मावलंकर लिखवाया। भाई जेबी कौन है भाई? पहली बात तो जीवी मावलंकर है, ठीक है। और मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष तो नहीं लिखवाया उनको। संविधान सभा की संचालन समिति, हाँ संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। केवल संचालन समिति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर कार्य संचालन पूछे तो के एम मुंशी थे। 3 लोग हैं, क्वेश्चन तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। यदि संचालन समिति पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैंने लिखवाया है संविधान सभा की संचालन समिति जीवी मावलंकर, और एक है कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। अब बता क्या दिक्कत है? बेवकूफों की तरह यहां पे मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। यही पूछ रहे थे। अभी गधे जाके पढ़ ले एक बार ढंग से, एक बार ढंग से पढ़ तो ले। मैंने कब संचालन समिति का अध्यक्ष जीवी मावलंकर को लिखवाया? मैंने लिखवाया संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष। दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। तू ऐसे ना कमेंट करना बंद नहीं करेगा, तेरा इलाज मेरे पास है। 1 मिनट और रुकिए दोस्तों, बस कंटिन्यू करते हैं। भाई प्रभात नाम का प्राणी है। 119 45 17 1194 ठीक है। या तो उसको म्यूट कर दो या फिर ब्लॉक। म्यूट कर दो, ब्लॉक तो मत करो, नुकसान होगा भाई का, बट इसको म्यूट कर दो। इसका कमेंट ना है मेरे पास। ओके जी, धन्यवाद। ठीक है भैया, माफ कर रहे हैं आपको, क्षमा कर रहे हैं कि आपको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप तो है ना खून पी कर रखा है जब से क्लास शुरू हुई है। अब गधे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले पहले। मुझे एक बार बता, क्या तेरे एग्जाम में ये नहीं आएगा जो मैं लिखा रहा हूं? क्या ये नहीं आएगा एग्जाम में? ये भी तो आएगा ना। लगातार मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। व्हाट्सएप नहीं है ये, और मैं तेरी माशूका नहीं हूं कि जब तक मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तू बेवकूफों की तरह मेरे को मैसेज करता ही रहेगा, ठीक है। इंसानों की तरह बिहेव किया करो। मुझे मालूम है गधे हो, लेकिन दिखाया मत करो कि वाकई में गधे हो। वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं आपको देख नहीं सकता हूं, है ना, लेकिन मैं बिना देखे बता सकता हूं गधे हो तुम एक नंबर के। जो पढ़ाया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्या बकवास करे जा रहा है, 2 घंटे हो गए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख रहे हैं फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज का मतलब हमने वो प्रोविजन जो विदेशों से लिए हैं, जो हमारे देश के नहीं है, मतलब जो हमने नहीं बनाए हैं। अब भाई हमने कहा 70% से ज्यादा संविधान 1935 के एक्ट से आया, इसका मतलब 70% से भी ज्यादा, 70% से भी तो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? ब्रिटेन का है भाई, क्योंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम ही तो सबसे मेन सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सिटीजनशिप हमने ली है ब्रिटेन से। सिटीजनशिप हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 में, क्लियर हो जाएगी बात। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। इसके अलावा अगला लिखिए, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। एक चीज सारे के सारे लोग हमेशा ध्यान रखें भाई, आप लोगों ने करियर बिल पर बैच खरीदा है, हमें नहीं, ठीक है। आपने करियर बिल पर जो लाखों करोड़ रुपए जमा कराए हैं, ठीक है, वो पढ़ने के लिए करवाए हैं, वो आपने बैच परचेज किया है। उस बैच में पढ़ाने वाले टीचर को आपने नहीं खरीदा है, ठीक है। ध्यान से क्लास अटेंड किया करो, सारी की सारी चीजें क्लास में करवाई जाती है, ठीक है। और यदि आपका डाउट है, ठीक है, तो आप डाउट यहां पर लिखकर भेजिए। अगर मुझे लगेगा कि भाई वाकई में डाउट है तो मैं बताऊंगा ना। अब वो गधा पूछ रहा है मेरे से, है ना, कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष, अरे मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष तो लिखवा दिए, फिर कह रहा नहीं संचालन समिति के अध्यक्ष, वो भी फिर कह रहा नहीं संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष। उसे ये नहीं पता कि उसका डाउट क्या है, बस यहाँ पर कमेंट करने हैं, ठीक है ना। तो भाई मैं साफ साफ चीज बता रहा हूँ आपको, कॉपरेट करेंगे तभी फायदे में रहेंगे, ठीक है ना, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट से पढ़ने वाले, ठीक है ना, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब करोगे आप तो इससे कोई फायदा नहीं है, सबका नुकसान होगा। अब भगवान ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया या तुम्हें दिमाग चलाना नहीं आता तो उसमें हमारी गलती नहीं है भाई। सारी चीज एकदम क्लियर करवाई जा रही है, प्रॉपर लिखवा रहा हूं यार, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख रहा हूं, क्योंकि तुम इतने बड़े गधे हो। यदि मैं केवल इंग्लिश में लिखूंगा तो यहाँ पर कहेंगे हिंदी में लिख दो, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो कहेंगे इंग्लिश में लिख दो, है ना, यही होता है। अब देखो यार, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी की सारी चीजों को मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, 2 बार आपको कह भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों का ध्यान यहाँ पर होगा पढ़ने में, तभी तो होगा, तभी तो समझ में आएगी। लेकिन आप लोगों का ध्यान तो केवल और केवल कमेंट करने पर होता है, केवल और केवल कमेंट करने पर। लगातार यहाँ पर कमेंट पता नहीं क्यों करते हैं। और फिर जब मेरे को लगता है ना कि भाई बैच में स्टूडेंट ही गधे हैं, तो फिर मेरा खुद ही मन नहीं करता उनके साथ मेहनत करने का, क्योंकि ज्यादातर वही है। क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा आप लोगों के लगातार कमेंट आती रहेंगे। अभी भी आई रहे बेवकूफों की तरह, गधों बेशर्मों की तरह अभी भी कमेंट पे कमेंट कर ही जा रहे हैं, बट ठीक है, तुम लोगों को ट्रीट करना मुझे अच्छे से आता है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावा लिखिए रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तुम लोगों को अपने हिसाब से ढालना मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है, अभी ढाल दूंगा, देखना 5 मिनट में तब समझ जाएंगे। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया। सिंगल सिटीजनशिप या नागरिकता, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की संसदीय प्रणाली, ये वो मुख्य प्रावधान है जो हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। फटाफट से लिखिए नेक्स्ट, यूएसए। नेक्स्ट लिखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने क्या क्या लिख लिया है? लिखिए फटाफट से, ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सुनकर लिखना तो आता ही होगा। फटाफट से लिखिए यूएसए से हमने क्या लिया है। सबसे पहले लिखेंगे प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। सबसे पहले लिखिए प्रीएम्बल या प्रस्तावना। ये सारी की सारी चीजें क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे चलके, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका से लिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे प्रीएम्बल या प्रस्तावना। दूसरा लिखिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति। इलेक्टेड प्रेसिडेंट
या निर्वाचित राष्ट्रपति। कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद लिखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। नेक्स्ट लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट अगला लिखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, ये सारे प्रोविजन हमने लिए हैं कहां से? यूएसए से। अगला लिखेंगे कनाडा। अगला देश लिखिए कनाडा या कनाडा। कनाडा या कनाडा। कनाडा से ली गई है, लिखेंगे यूनिटरी पावर्स, हिंदी में लिखेंगे संघात्मक शक्तियां। यूनिटरी पावर्स या संघात्मक शक्तियां। दूसरा लिखेंगे पावरफुल सेंटर या सशक्त केंद्र। पावरफुल सेंटर या यूनियन या सशक्त केंद्र। नेक्स्ट अगला लिखिए आयरलैंड। अगला लिखिए आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में सबसे पहले लिखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4 में है। दूसरा लिखिए इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि निर्वाचित होगा, ये तो प्रोविजन हमने यूएसए से लिया है, लेकिन उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रखने वाली महत्वपूर्ण या चर्चित या लोकप्रिय पर्सनालिटीज को क्या करते हैं, राज्यसभा में हाँ जी, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और एक लिख लीजिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। भाई हम सब जानते हैं विभिन्न स्पर्धाओं के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे रशिया, रूस। अगला लिखिए रशिया या रूस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रशिया से ली गई है, लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। भाई आप जानते हैं कि पहले से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया, 4A, और प्रावधान किया गया किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्यों का। आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A पढ़ेंगे आगे चल के, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है हमें। नेक्स्ट अगली चीज जो हमने रशिया से ली है, लिखेंगे आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का विचार। लिखेंगे आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। नेक्स्ट अगला लिखिए फ्रांस। अगला देश लिखेंगे फ्रांस। फ्रांस से लिया है, सबसे पहला लिखेंगे आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, एक गणतंत्र राज्य का विचार। आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, एक गणतंत्र राज्य का विचार। और दूसरी चीज लिखेंगे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार। यह भी कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट लिखिए जर्मनी। नेक्स्ट लिखेंगे जर्मनी, और हम सब जानते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है, लिख लीजिए इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस या आपात उपबंध। और हम सब जानते हैं आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी कहां से ली गई हैं? जर्मनी से। लिख सकते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकाल की स्थिति में जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, जो प्रेसिडेंट्स पावर्स होती हैं, वो भी कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, अगला लिखिए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल या प्रस्तावना की भाषा। फर्क क्या है? मैंने कहा प्रियम्बल लिया गया है यूएसए से, प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल लिखा होगा, सबसे पहले प्रस्तावना लिखी होगी। ये विचार, ये आइडिया हमने कहां से लिया? हमें कहां से आया है? यूएसए से आया है। ठीक है, लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी, उसे किस तरीके से लिखा जाएगा? दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगली चीज जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लिखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट या जिसे हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। भाई जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसी के तहत हम सब जानते हैं शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। और हमारे संविधान में 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो लिखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। अगली चीज जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, और लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगला नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। पूरा का पूरा संविधान का भाग है 11 और 12। उसमें हम पढ़ेंगे कि संघ और राज्यों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं। सामान्य तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि प्रशासनिक संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायिक संबंध, और एक फाइनेंशियल रिलेशंस या वित्तीय संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में होते हैं। नेक्स्ट अगली चीज जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लिखिए जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया या बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। कहने का मतलब यह है कि भाई आप जानते हैं कि संसद में जो सेशंस बुलाए जाते हैं, जो सत्र बुलाए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति ही समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है या सेशंस के लिए बुलाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल पर या किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ जॉइंट सेशन के लिए बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। उसी को हम कहते हैं जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। ये प्रोविजन भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड का फर्स्ट वाला, आयरलैंड का सबसे फर्स्ट मैंने बोला था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कनाडा में मैंने कहा था यूनिटरी पावर, संघात्मक शक्तियां। भाई इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो संघ है वो मजबूत होता है और उसके कंपैरिजन में राज्य क्या होता है? कमजोर होता है। और हमेशा हमारे देश में राज्य संघ की बात मानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ही अगला प्रावधान जो लिया गया है, लिखेंगे रूल ऑफ ट्रेड या व्यापार के नियम। रूल ऑफ ट्रेड या व्यापार के नियम। अगला लिखिए साउथ अफ्रीका। अगला लिखिए साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। यहां से लिया गया है, लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन। नेक्स्ट लिखिए जापान या जापान। नेक्स्ट लिखिए जापान या जापान। जापान से लिया गया है, लिखेंगे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। ये कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें बचती हैं वो क्या हो सकती हैं? एक लिख लीजिए ब्रिटेन में, ब्रिटेन में एक प्रोविजन और ऐड कर लीजिए, जुडिशियल रिट्स, न्यायिक रिटें। ब्रिटेन में एक और ऐड कर लीजिए, जुडिशियल रिट या न्यायिक रिटें। एक यूएसए में ऐड कर लीजिए, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक द लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का पद हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया गया है। तो जो इंपीचमेंट है वो भी, और रिमूवल ऑफ जजेस भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। रशिया में मैंने 2 चीजें बताई थी आपको। सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। साउथ अफ्रीका में मैंने आपको लिखवाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, वो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो है हमारे संविधान में, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। लेकिन ये हमारे नहीं बल्कि कहां के हैं? विदेशी हैं। हमने विदेशी संविधानों से इनको क्या किया है? अडॉप्ट किया है।
जापान में मैंने आपको बताया है प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। सब तो विदेशी है, फिर अपना क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर कोई तेरे से पूछे कि सब कुछ विदेशी है, अपना क्या है, तो उसको बता दियो अपना है 0R, शून्यकाल। और यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान के ज्यादातर प्रावधान विदेशी संविधानों से अडॉप्ट किए गए हैं, बताइए एकमात्र वो कौन सा प्रावधान है जो पूरी तरीके से भारतीय है, जिसको हमने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है, तो ध्यान रखेंगे दैट प्रोविजन इज नोन एज 0R, उसे हम कहते हैं शून्यकाल। अब ये शून्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद में सत्र बुलाया जाता है, सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसकी पावर होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया? इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। क्योंकि जब आपातकाल होता है तो ही राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, और आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। दैट इज फ्रॉम जर्मनी। तो जो बात मैंने ऐसे बताई है वो आप मुझे ऐसे करके बता रहे हैं, बात एक ही है। आप कह रहे हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आप ये भी तो बताइए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की पावर है। तो हमने वही लिखा है, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर इज आल्सो फ्रॉम जर्मनी, ये बताया मैंने, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में समय समय पर सेशंस बुलाए जाते हैं, सत्र बुलाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि सेशन की शुरुआत कितने बजे से होती है? 11 बजे से, और 11 बजे से सबसे पहले होता है प्रश्नकाल, जिसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर खत्म होने के तुरंत बाद शून्यकाल आता है, 0R आता है, जिसकी टाइमिंग क्या होती है? दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। रिजर्वेशन कौन से देश से लिया गया है? पहले रिजर्वेशन की स्पेलिंग ठीक लिख के भेज। और एक मैं चीज बता देता हूं, ठीक है, आप यहां पर जितने भी 25 30 50 कमेंट करते हैं तो हर कमेंट में आप सर जरूर लिखते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन आपके कमेंट में यही शब्द होता है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, सर की स्पेलिंग ना तो SOR होती है जो आप लिखकर भेजते हैं, सर की स्पेलिंग ना ही SAR होती है जो आप लिखकर भेजते हैं, ना ही सर की स्पेलिंग SER होती है जो आप लिखकर भेजते हैं, ठीक है। या तो आप मुझे सर बोले ही नहीं, मेरे को तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सर लिख रहे हैं तो भाई सर का मतलब सर की स्पेलिंग SIR होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई साहब इतनी खतरनाक लेवल आपका कैसे हो सकता है? सर की स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं? SOR SAR SER, भाई समझ में नहीं आया मेरे को कैसा कैसे हो सकता है। और बहुत कॉमनली मिलता है मुझे देखने के लिए, बहुत कॉमनली देखता हूं मैं, ऐसे लिख रहे होते हैं आप, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्लास है ये, है ना। आप टीचर को कमेंट कर रहे हैं, अपनी माशूका को नहीं कर रहे हैं, कि जो मर्जी कर देंगे वो समझ जाएगी दिल की बात, क्योंकि दिल से दिल के तार जुड़े हैं, है ना। आप नहीं भी कहेंगे, इमोटिकॉन भी भेजेंगे तो वो समझ जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो यहाँ पर लिखकर भेज रहे हैं, ठीक है भाई। हो सकता है आप हिंदी मीडियम के हो, यदि भाई अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो ये कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है जो मेरे को बतानी पड़े, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूजन है भाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको तब समझ में आएगी, है ना, जब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध या संघ और राज्यों के बीच संबंध। यूएसए का सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा मैंने, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता SOR सर कैसे हो सकता है ना, सोचने वाली बात है। 0R, जी हाँ, सिर्फ एक लौता प्रोविजन है, एकमात्र प्रोविजन है जो हमने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है, वो है 0R, शून्यकाल। सर इतने सारे आर्टिकल्स याद कैसे करें? अभी तो मैंने एक भी आर्टिकल नहीं लिखवाया आपको, इतने सारे कहां से मिल गए आपको? टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है सर, जल्दी से कमेंट करने में। किसने बोला जल्दी कमेंट करने के लिए? ये बताइए। एग्जाम में भी तो है ना, जल्दी करने में भी मिस्टेक होती है। तो जब एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होंगे तो ये जो घटिया सा आप मुझे, है ना, कारण दे रहे हैं और रीजन दे रहे हैं, याद तब दीजिएगा। ये तो हम एग्जाम में भी करते हैं, जल्दबाजी करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यदि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? आप ही लोग होते हैं। अभी तो आपने मुझे कह दिया कि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, है ना, लेकिन ये आप एग्जाम में भी करते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर ये जो आप एक्सप्लेनेशन मुझे दे रहे हैं ये किसी काम का नहीं होता, 2 कौड़ी का एक्सप्लेनेशन है ये जो आपने दिया है। तो यदि, है ना, तो यदि, ठीक है, आप इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि आपको ये नहीं पता कि आप लिख क्या रहे हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पे कमेंट ना करें। अनु, अभी तो हमने आर्टिकल शुरू नहीं करे हैं, जब हम आर्टिकल शुरू करेंगे तब आपको थोड़ा सा इजी रहेगा याद करने में। वैसे तो सारे के सारे आर्टिकल्स तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम आर्टिकल वाइज ही लिखेंगे सारी की सारी चीजें, सारे के सारे प्रोविजंस। और पूछ लीजिए किसी से, किसी ने कुछ पूछना हो तो। जापान का एक बार और बता दीजिए, तू इस क्लास को खत्म होने के बाद इस वीडियो को 10 बार देख लियो, ठीक है, और फिर लिख लियो आराम से। प्रियम्बल का मीनिंग, प्रस्तावना। भाई देखो, जब हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप सब जानते हैं कि संविधान सभा में हमारे संविधान की उद्देशिका पेश की थी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपना संविधान बनाने जा रहे थे, लेकिन हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी को कहा जाता है उद्देशिका। और ध्यान रखेंगे, बस वही उद्देशिका, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर क्या कहलाया? प्रियम्बल या प्रस्तावना। एक बेवकूफ लिख रहा है कि कल से कमेंट्स ऑफ कर देना।
ठीक है, और सबसे ज्यादा ये खुद ही कमेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा इसी के कमेंट आ रहे हैं जो यहाँ पर लिख रहा है कि कल से कमेंट ऑफ कर देना। बेटे कमेंट ऑफ नहीं होंगे, कमेंट तो ऑन ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम लोगों को ट्रीट वैसे किया जाएगा जिसके तुम लायक हो, इस बात को ध्यान रखना, है ना भाई। अल्टीमेटली मेरा काम आपको पढ़ाने का है ना। आपको सारी की सारी चीजें यहाँ स्कूल के बच्चे होते हैं ना जो 5वीं 6वीं क्लास में होते हैं, ठीक है, उनके साथ होता है कि उनको हर चीज बोर्ड पर लिखनी होती है, फिर वो देख देख कर नोट करते हैं। ये तो लेवल है आप लोगों का, और आप सपने देख रहे हो आईएएस बनने के। खुद सोचिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो भी ग्रेजुएट लेवल। तो आप खुद सोचिए कि आपके लेवल के स्टूडेंट्स को एक एक चीज बोर्ड पर लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लेवल पर जाकर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग इसके लायक नहीं हो बिल्कुल भी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड टीचिंग होगी। स्टैंडर्ड टीचिंग का मतलब वैसे जैसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये भी बोल दूं ना लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप पता क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड पर लिख दीजिए, क्योंकि हमें तो स्पेलिंग भी नहीं आती। भाई जिन लोगों को सर की स्पेलिंग नहीं आती, तो मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं? वो तो यही चाहेंगे ना हर चीज बोर्ड पर लिखी जाए, और फिर घर वालों को झूठे सपने दिखाते हो कि हम लेंगे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी और हम संभालेंगे घर। ऐसे संभालोगे? बताइए। इसीलिए अब जो टीचिंग होगी वो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से होगी, जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट को डिफरेंस। भाई आपातकाल 3 तरीके के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं और वित्तीय आपातकाल उन्हीं 3 प्रकारों में से एक है। सर हम तो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, स्कूल तो पास कर लिया होगा। एक्सप्लेनेशन तो देखो इनके, हम तो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी तब भगवान आपको दिमाग देगा आकर? आपको ऐसा लगता है? यदि आप अपना स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं तो सिंपल सी बात है, मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूं और मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, वो आपको सुनाई भी दे रही है, और अगर सुनाई भी दे रही है, ठीक है, तो फिर आपको क्यों जरूरत है? अगर मैं लिख रहा हूं ना यूएसए, तो तुम्हें यूएसए भी बोर्ड पर चाहिए? बेवकूफ हो क्या? ये बताइए। अभी तुम ग्रेजुएट नहीं हुए, मतलब जब ग्रेजुएट होगे तो दिमाग आएगा, तो भगवान बुद्धि देगा। तो जब आप अभी ग्रेजुएट ही नहीं हुए तो आपने यहाँ पर एडमिशन क्यों ले लिया? आपको एडमिशन ही लेना नहीं चाहिए था। जब आपने खुद ही मान लिया कि आप इंसानी ग्रेजुएशन करने के बाद बनोगे, तो आपको भी एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था। पहले जाकर ग्रेजुएशन कीजिए। और ग्रेजुएशन कौन सा आप कर रहे होंगे? ग्रेजुएशन भी तो हमारे देश में अपने आप ही होती है ऑटोमेटिकली। पिछले 1.5 साल से तो किसी ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। तो आप खुद सोचिए, है ना, तो आप खुद सोचिए कि आप कौन सी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। हमारे देश में जो डिग्रीज होती है ना, वो करी नहीं जाती है, वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की आधी जनता तो घर पर बैठकर ना ओपन से कर रही होती है ग्रेजुएशन। यहाँ पर एसएससी की तैयारी और वहां पर ग्रेजुएशन अपना हो रही है। हमारे देश का सिस्टम बहुत खराब सैलरी लेने के लिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। बेटे एक बार हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक, 2 सोचने वाली बात है। बट खैर कोई बात नहीं, आपको इतनी सारी बातें कहने का